करते हैं कुछ लॉन्ग टर्म की। FY26 में इन्वेस्टिंग ट्रेंड्स पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बंधन AMC के CEO विशाल कपूर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि अभी मार्केट का ट्रेंड कैसा लग रहा है, साथ ही निवेशकों को इन्वेस्टिंग के समय किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इन सब पर बातचीत करते हैं विशाल जी के साथ। विशाल जी, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका CNBC आवाज़ के स्टूडियो में। थैंक यू, गुड मॉर्निंग। तो बताइए, इस समय क्या आपका एक व्यू बन रहा है मार्केट को देखकर, जिस तरीके के पिछले कुछ दिनों में ट्रेंड रहे हैं और जिस तरीके की रीसेंट मूवमेंट रही है। पहले हमने एक बहुत बड़ी करेक्शन देखी, उसके बाद ट्रम्प टेंट्रम, उसके बाद एक बहुत शानदार रिकवरी। इस समय जो बाज़ार जहाँ पर है, आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, बाज़ार को लंबे या लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखना इन्वेस्टर्स के लिए उचित रहेगा। नियर टर्म, क्योंकि काफ़ी 3-4 सालों में बढ़ोतरी रही है मार्केट में। आई थिंक जितने मार्केट पार्टिसिपेंट्स ही सभी कॉशन कर रहे थे कि थोड़ा नियर टर्म वॉलेटिलिटी हो सकती है, थोड़ा कंसोलिडेशन का फेज़ आ सकता है। अगर 6-8 महीने, साल भर भी अगर ज़्यादा पैसे नहीं बने, तब भी कोई बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। वो चीज़ हमने जनवरी फरवरी में काफ़ी शार्पली देखी। 2-3 उसके कारण थे हमारे ख्याल से। एक तो ट्रंप के प्रेसिडेंसी में आने के बाद जो टैरिफ रिलेटेड जो अनसर्टेनिटी आई, उसके साथ साथ US डॉलर थोड़ा स्ट्रॉन्ग ज़्यादा हो गया, US ट्रेजरी यील्ड्स बढ़ गई। तो इसमें क्या होता है कि जनरली FIIs फिर होम मार्केट में चले जाते हैं, बिकॉज वहाँ उनका मुनाफा ज़्यादा है। इमर्जिंग मार्केट ज़्यादातर ने देखा कि पैसे बाहर निकले और ज़्यादातर इमर्जिंग मार्केट्स इंक्लूडिंग इंडिया में थोड़ी गिराव आई। साथ ही साथ हमारा जो रिज़ल्ट्स था इंडिया का, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था लास्ट क्वार्टर का, उसके भी अलग कारण है। अब जब हम आगे देखते हैं तो ये काफ़ी सारी चीज़ें रिवर्स होती दिख रही हैं। तो इस कारण से आई थिंक इस मार्च में हमने थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखी है। अगर 3-4 महीने और वॉलेटिलिटी रहे, बिकॉज अभी भी सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है। रोज़ आप देखते हैं न्यूज़ में कि कोई ना कोई टैरिफ रिलेटेड या इकोनॉमिक कोई डिस्ट्रप्शन रिलेटेड कुछ न्यूज़ आती रहती है, तो इसलिए कोई बहुत घबराने की बात नहीं है अभी। तो ये जो टैरिफ रिलेटेड न्यूज़ हैं, ये कब तक आपको लगता है मार्केट को इम्पैक्ट करेंगे? क्या मार्केट इनके साथ जीना सीख जाएगा, या फिर इसकी वजह से आगे थोड़ा सा प्रेशर रहेगा मार्केट के ऊपर? देखिए, ये तो बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये हमें जानना चाहिए कि देखिए, वॉलेटिलिटी कोई ना कोई रूप लेके आई जाती है मार्केट में। आज वो टैरिफ है, कल वो डॉलर होगा, कल ग्रोथ होगी, कभी इन्फ्लेशन होगा, कभी जियोपॉलिटिकल रिस्क है, वॉर है, कुछ ना कुछ तो देखिए चलते ही रहते हैं। सभी निवेशकों को पता है कि कुछ ना कुछ ऐसे कारण वॉलेटिलिटी का उभर के आता ही रहता है। लेकिन हमें ये देखना है कि अब जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप किस लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और क्या क्या देख के इन्वेस्ट कर रहे हैं। वहाँ पे ज़्यादातर इंडियन इन्वेस्टर्स इंडिया की ग्रोथ को देख के इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया का ग्रोथ का जो ट्रेजेक्ट्री है वो हमें लगता है फिर भी काफ़ी बरकरार है। 1-2 क्वार्टर की अगर थोड़ी बहुत स्लो डाउन भी अगर होता है, उसके बाद आई थिंक जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं इंडिया, वो देख के हमें चलना चाहिए एंड उसके हिसाब से हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि अगर कोई डबल डिजिट का एक्सपेक्टेशन रहे, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखे, तो उसे फिर भी निवेशकों को फ़ायदा होने की काफ़ी संभावना है। वीरू? विशाल जी, अभी आपका पर्सपेक्टिव, मतलब 1-2 एलिमेंट मैं ऐसे जानना चाहूँगा जो आपको लगता है कि सबसे बड़े रिस्क है। और मैं वो इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अब हमारा एक अर्निंग सीजन बहुत नज़दीक खड़ा है। 2-3 चीज़ें जो आपको थोड़ा सा इस वक्त कॉशियस बना रही हैं, वो क्या है जो इस वक्त बिगेस्ट रिस्क है हमारे लिए? देखिए, हमारे हिसाब से बिगेस्ट जो रिस्क हैं वो एक्सटर्नल है, इंटरनल ज़्यादा नहीं है। एक्सटर्नल रिस्क ग्लोबल इकॉनमी, पर्टिकुलरली US इकॉनमी रिलेटेड है। तो US में टैरिफ रिलेटेड जो रिस्क होती हैं, उससे इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट होता है, ग्लोबल सप्लाई चेन्स में कितनी अनसर्टेनिटी की वजह से क्या इम्पैक्ट होता है, वो एक बड़ा रिस्क है। उसकी वजह से डॉलर की स्ट्रेंथ और वीकनेस का इम्पैक्ट और FIIs फिर क्या करते हैं, वो एक और रिस्क है। तो हमने लास्ट 3 महीनों में देखा है कि 2 महीने काफ़ी ज़्यादा वीकनेस थी, बिकॉज FIIs विड्रॉ कर रहे थे, और पिछले कुछ दिनों में हमें देखा कि FIIs वापस आ गए, तो यहाँ पे इंडियन मार्केट में बढ़ोतरी हो गई। तो ये 2 मेजर रिस्क हैं। उसकी वजह से जो डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं उनको भी इम्पैक्ट होगा। ग्लोबल ग्रोथ स्लो डाउन कर रही है, जैसा कि हमें पता है, आपके चैनल पे डिस्कस होता है कि US का भी स्लो डाउन फोरकास्ट है। ग्लोबल ग्रोथ 3.3% पे एक्सपेक्टेड है। तो जब इकॉनमी ओवरऑल अगर स्लो डाउन कर रही है, तो कहीं ना कहीं इंडियन कंपनीज़ जो ग्लोबल इकॉनमी से रिलेटेड हैं, जो जुड़े हुए हैं,
उनको भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगा। लेकिन जो डोमेस्टिक इकॉनमी है, डोमेस्टिक कंजम्पशन है, जो इंडिया में काम हो रहा है, जो स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है, उससे हमें लगता है जो कंपनीज जुड़ी हुई हैं उनमें उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। तो ग्लोबल रिस्क्स हैं, लोकल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमें देखना है कि इन दोनों को हम कैसे बैलेंस करके आगे बढ़ें। तो ऐसे में विशाल जी, सेक्टोरियल ट्रेंड्स को देखते हुए और आपकी जो पोर्टफोलियो स्ट्रेटजीज है उसको देखते हुए, मतलब आप लोगों ने अप्रोच क्या रखी है? किन सेक्टर्स को आपने प्रेफर किया है, किसको थोड़ा सा बैकफुट पे रखा है? एलोकेशंस कैसे रखे हैं आप लोगों ने? देखिए, हर फंड हमारा अलग होता है, उसकी एक अलग स्ट्रैटेजी होती है। लेकिन अगर ब्रॉड टर्म्स में देखें तो हम थीम्स लेके चलते हैं कि क्या थीम हमें लगता है कि अच्छा करेगी। तो एक तो पोस्ट कोविड हमने ये देखा है कि जो अर्बन कंजम्पशन है, जो एफ्लुएंट कंजम्पशन है, वो अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वो काफ़ी बढ़ भी गया था। करेक्शन के बाद काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जो हमें लगता है कि रीज़नेबल हो गई हैं। वहाँ पे हमें लगता है डिमांड की कमी नहीं है। तो अब चाहे वो रेस्टोरेंट्स देखें, चाहे आप एयरलाइंस देखें, होटल्स देखें, ज्वेलरी देखें, तो हम सब अर्बन सिटीज़ में देखते हैं कि कंजम्पशन की कोई कमी नहीं है। तो वो एक थीम है, हमें लगता है कि वो कंटिन्यू कर सकता है, जो वाइट कॉलर कंजम्पशन है। तो एक थीम हमें वो ठीक लगता है। दूसरा हेल्थ केयर एक साइक्लिकल अपॉर्चुनिटी है। आई थिंक डिफेंसिव तो है ही, बट वो हमें लगता है कि काफ़ी अच्छा हो सकता है। जियोपॉलिटिकल रिस्क जब बढ़ती हैं तो डिफेंस से रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं, हमें लगता है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में उन्हें फ़ायदा हो सकता है, बिकॉज अब इंडिया का सप्लाई चेन उस साइड में काफ़ी बढ़ता जा रहा है। तो ये 2-3 हमें फैक्टर्स लगते हैं कि अच्छा है। और फाइनेंशियल सर्विसेज, हमें लगता है कि जो इंडिया का फाइनेंशियलाइजेशन का जो ट्रेंड है वो लॉन्ग टर्म एक थीम है। इसलिए चाहे वो बैंक्स हो या वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स हो, ब्रोकिंग हो या फिनटेक हो, जो न्यू एज कंपनीज़ हैं जो उससे बेनिफिट कर सकती हैं, इन सबको फ़ायदा हो सकता है। बट ये सब मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखना पड़ेगा। इंडिविजुअल स्टॉक्स कभी कभी थोड़ा हो सकता है ओवर प्राइस अभी भी हो। ओके, अच्छा अब बात करते हैं, क्योंकि आप एक म्यूचुअल फंड के सीईओ हैं और काफ़ी पैसा म्यूचुअल फंड्स में आ रहा है, और अब जो हमारा शो है फ़ायदेमंद फंड्स, वो बंधन बैंक प्रेजेंट करेगा उस शो को। आप जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, जो एमफी के डेटा पॉइंट्स हैं, उनको देखकर आपको क्या लग रहा है? क्या अभी भी रिटेल कॉन्फिडेंट है इस मार्केट में, लगातार पैसा डाल रहा है, और पैसा क्या अभी भी मिड कैप स्मॉल कैप फंड्स में ज़्यादा आ रहा है? अभी भी रिटेल को लग रहा है करेक्शन के बावजूद कि वही सही है? तो आई थिंक अच्छा सवाल है। आई थिंक इस करेक्शन में हमने एक ये चीज़ देखी है कि जो इंडियन इन्वेस्टर का रेजिलियंस है वो काफ़ी उभर के आया है इस बार। क्योंकि पिछले कई सालों में, पिछले अलग साइकिल्स में अगर इस तरह का करेक्शन होता, 15, 20, 25% का करेक्शन हमने देखा है कोई सेक्टर्स में, कोई एरियाज़ में, वहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर की घबराहट है वो ज़्यादा होती। और पिछले साइकिल्स में ये देखा गया है कि स्लो डाउन भी ज़्यादा होता। बट इस बार हमने देखा कि जनवरी, फरवरी, मार्च का जो अभी तक डेटा देखा है उसमें ऐसा कोई ख़ास स्लो डाउन नहीं है। एसआईपी की जो मात्रा है वो आपने देखा हेडलाइन लेवल पे अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इस जो 2 महीने का कंसोलिडेशन करेक्शन हुआ है उसमें इस बार हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी नहीं हुई है। ये भी ज़रूरी है देखना कि जो इन्वेस्टर्स हैं, एक तो चाहे वो मीडिया के द्वारा हो या जो एडवाइज़र्स हैं उनके द्वारा हो, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके द्वारा हो, उनमें अवेयरनेस भी ज़्यादा है। तो अगर करेक्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे थे और वो करेक्शन आया तो ऐसी कोई बहुत घबराने की बात नहीं है। तो हमें फ़्लोज़ में कोई ज़्यादा डेंट नहीं लगता है। अब फ़्लोज़ कहाँ जाते हैं, जैसे कि आपने कहा पहले मिड कैप स्मॉल कैप में जा रहे थे, थीमेटिक्स में जा रहे थे। अभी भी जो फरवरी तक का डेटा था उसमें भी काफ़ी मात्रा वहाँ पे जा रही है। काफ़ी उसमें जो प्रपोर्शन है वो एसआईपीज़ के थ्रू है। तो ये कोई टैक्टिकल इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। इसलिए उस बेस का फ़्लो वहाँ पे होना काफ़ी अंडरस्टैंडेबल है, स्वाभाविक है। नया फ़्लो कहाँ जाएगा वो देखना होगा। बट ज़्यादातर जो मार्केट में व्यू है वो हमें ये लगता है कि लोग अब थोड़े जो लोअर रिस्क प्रोडक्ट्स होते हैं इस फेज़ में, जैसे हाइब्रिड फंड्स हैं या लार्ज कैप या जो क्वालिटी ओरिएंटेड फंड्स हैं, उसमें हो सकता है ज़्यादा प्रेफरेंस है उनकी। अच्छा विशाल जी, अब आपका ईयूएम कितना हो चुका है और क्या उसमें मिक्स है, और आगे किस तरीके का ईयूएम आप देखते हैं?
तो हमारा AUM अभी लगभग 1,70,000 करोड़ के आसपास हो गया है। उसमें मिक्स रफली करीब 70,000 करोड़ उसमें इक्विटी है, 1 लाख करोड़ फिक्स्ड इनकम डेट रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। इंडस्ट्री की ग्रोथ के साथ साथ हमारा भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ है, स्पेशली दोनों इक्विटी और डेट में हमें काफ़ी ऐसा क्यों है, इक्विटी कम डेट ज़्यादा क्यों? ये तो देखिए ट्रेडिशनली डेट हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। आई थिंक एज अ क्वालिटी फंड हाउस अभी 1.5 साल पहले 1 साल पहले जब हम 1,20,000 पे थे तो इक्विटी करीब 25-30 होता था और डेट बाकी 90-95 होता था। दोनों जगह बढ़ोतरी हुई है, बट इक्विटी में ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। पैसिव फंड्स की भी हमने काफ़ी ग्रोथ देखी है, चाहे वो डेट हो चाहे इक्विटी हो, बट एक्टिव में क्लियरली चाहे वो स्मॉल कैप हो, लार्ज और मिड हो, थीमेटिक्स हो, सब जगह हम बढ़ोतरी देख रहे हैं। बट ये खाली बंधन AMC के लिए नहीं है, पूरी इंडस्ट्री में आपने देखा है कि ओवरऑल काफ़ी ग्रोथ हुई है। हम तो पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें, तो एज अ पार्टिसिपेंट हमको भी बेनिफिट हो रहा है। हमारा ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस पे फोकस रहा है और काफ़ी सारे फंड्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, तो आई थिंक इन्वेस्टर्स को वो अच्छा लगा है, वो उनको फिर सपोर्ट कर रहा है। नए इन्वेस्टर्स आपके साथ जब जुड़ते हैं तो कुछ ट्रेंड आपने देखा है जो क्या छोटी सिटी से ज़्यादा जुड़ रहे हैं, Tier 2 Tier 3 से ज़्यादा पैसा आ रहा है क्या? नहीं, वो ट्रेंड तो देखिए इंडस्ट्री वाइड है, हमारे पास भी वो काफ़ी एविडेंट है कि जो ग्रोथ हो रही है वहाँ ये जो छोटी सिटीज़ हैं, मतलब Tier 2, 3, 4 डिपेंड करता है आप कैसे उसको क्वालिफाई करें, जो 100+ सिटी है वहाँ ग्रोथ रेट ज़्यादा है। तो अब म्यूचुअल फंड एज अ व्हीकल ये अच्छा लगता है देख के कि जो पहले बहुत कॉन्सेंट्रेटेड रहता था, पहले 15, 20, 30, 35 सिटीज़ में कॉन्सेंट्रेटेड रहता था, वो आज करीब सैकड़ों सिटीज़ में पहुँच गया है। और इसका श्रेय मैं डिस्ट्रीब्यूटर्स प्लस मीडिया प्लस फिनटेक्स को देना चाहूँगा, क्योंकि ये एक्सेस उनको इन तीनों व्हीकल से मिलता है। तो एज़ जो कंट्री की ग्रोथ होती है, डिस्ट्रीब्यूशन की ग्रोथ होती है, एक्सेस की ग्रोथ होती है, इंक्लूजन ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है, तो वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा दिख रही है। और चलिए विशाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। और आगे भी आपसे बात करेंगे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चलिए